बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी फ्रेंड्स। हेलो, अस्सलाम वालेकुम वालेकुम। सलाम। Okay, so today in this lecture we are going to discuss about role of confession and admission in criminal trial. हमने क्रिमिनल ट्रायल, स्टेजेस ऑफ क्रिमिनल ट्रायल को पिछले एक लेक्चर में देखा था। तमाम चीज़ों को हमें डिस्कस किया था, स्टार्टिंग फ्रॉम एफआईआर टिल द फाइनल जजमेंट, कन्विक्शन और एक्विटल व्हाट्सएवर। तो इन्हीं स्टेजेस में से एक स्टेज कन्फेशन का भी होता है। एक न कहूँ, मैं कहूँ कि देयर आर वेरियस स्टेजेस जिनका नाम कन्फेशन है। किसी भी एक मरहले में कन्फेशन जो है वो हो सकती है। क्या किसी को पता है कि कन्फेशन और एडमिशन में डिफरेंस क्या है? इज देयर एनीवन? व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन कन्फेशन एंड एडमिशन, सो दैट आई कैन मूव अहेड देन? Sir, confession is acknowledgement of guilt and admission is acknowledgement of fact. राइट। कन्फेशन जो है वो एक्नॉलेजमेंट ऑफ गिल्ट है, एक्नॉलेजमेंट ऑफ ऑफेंस है कि मैंने, फॉर एग्जाम्पल पर्सन ए है, उसने कोई गुनाह किया है, कोई ऑफेंस कमिट किया है या नहीं। ये अगर कोर्ट के सामने वो उसको एडमिट करता है, दैट इज कॉल्ड कन्फेशन। बिसाइड्स दिस कन्फेशन देयर इज अनदर टर्म कॉल्ड एडमिशन। ये कोई फैक्ट को एडमिट करने को हम एडमिशन कहते हैं, जो कि किसी ने कहा फैक्ट जो है वो उसी ऑफेंस से कनेक्टेड होगा, लेकिन वो खुद पूरा ऑफेंस नहीं होगा जिसको वो डायरेक्टली एडमिट कर रहा होगा। नहीं, मैं कहूँ कि पैसिव, इनडायरेक्टली वो कह रहा होगा कि हाँ, आई सॉ दिस पर्सन ओवर देयर कमिटिंग दैट ऑफेंस। मैंने देखा कि वो बंदा वहां पर ऑफेंस कमिट कर रहा था। यानी ये कह रहा है कि मैंने देखा, मैंने खुद ने कमिट नहीं किया, आई जस्ट सा दैट कि वो बंदा जो है वाज कमिटिंग दैट ऑफेंस ओवर देयर। तो इस तरह का कोई अगर फैक्ट हो कि भाई मैंने जो है वो इसको एक नाइफ दी थी, ठीक है ना, इस नाइफ से वो बंदा मरा तो है, मैंने उस बंदे को नाइफ से मारा नहीं है, मैंने इस बंदे को, पर्सन ए को नाइफ दी थी। सो आई एम एडमिटिंग दिस फैक्ट हियर। ठीक है, तो दिस इज अ सिंपल एंड क्वाइट डिफरेंस बिटवीन कन्फेशन एंड एडमिशन। कन्फेशन को जब बंदा एक कन्फेस करता है, ठीक है, एक ऑफेंस को, एक जो है वो गिल्ट को जब वो एडमिट करता है, तो चांसेस 100% हो जाते हैं, हाई हो जाते हैं कि उस बंदे को जो है वो उसकी कन्विक्शन हो जाएगी, उसको सजा हो सकती है, हो जाएगी। लेकिन एडमिशन से उसको सजा नहीं होती। फॉर एडमिशन देयर, वहाँ पर जो है वो ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है फर्दर कोरोबोरेटिव एविडेंसेस की। वो जब कोरोबोरेटिव एविडेंसेस इस एडमिटेड फैक्ट के साथ कनेक्ट होंगे, उसके बाद ही चांसेस हैं कि उसको कन्विक्शन हो, चांसेस हैं कि उसको सज़ा हो, या ये एडमिशन या इस ऑफेंस में अक्यूज के खिलाफ काम आए। लेकिन एडमिशन में डायरेक्टली सज़ा नहीं होती। कन्फेशन जब एक बंदा कर रहा है, तो चांसेस हाई हो जाते हैं कि उसको सज़ा हो जाएगी। तो मैं कह सकता हूँ कि एवरी कन्फेशन इज एन एडमिशन, बट नॉट एवरी एडमिशन इज कन्फेशन। हर कन्फेशन में एडमिशन होती है। एडमिशन किस चीज़ की? गिल्ट की। तो हर कन्फेशन में एडमिशन तो होती है, लेकिन हर एडमिशन कन्फेशन नहीं होती है, क्योंकि उसको सज़ा, उसको वो डायरेक्टली कन्विक्शन, ये मामलात एडमिशन में नहीं होते। दीज आर ओनली इन कन्फेशन। उसके अलावा एक डिफरेंस ये भी है कि कन्फेशन जो है वो अक्यूज पर्सन खुद करता है। आई एम कन्फेसिंग दैट आई हैव कमिटेड दिस ऑफेंस, ठीक है। या जो है वो अगर कोई को अक्यूज हो, अकॉम्प्लिस जिसे हम कहते हैं, ठीक है, तो को अक्यूज अगर कोई बंदा है, तो वो भी कन्फेस कर सकता है, करता है कि ये जो ऑफेंस है उसको पर्सन ये नहीं कमिट किया है, लेकिन उसका मैंने साथ दिया था। ठीक है, अबेटमेंट की या कोई भी मामला थे, मैंने उसका साथ दिया। सो को अक्यूज भी जो है वो कन्फेस कर सकता है। लेकिन एडमिशन जो है वो दीज आर बाय डन बाय दी विटनेसेस। तो यहाँ तक ये चीज़ क्लियर हुई आपको कि एक सिंपल डिफरेंस क्या है कन्फेशन और एडमिशन में? हेलो। मैंने इंट्रोडक्शन एक सिंपल सा दिया है कन्फेशन और एडमिशन का, इसको अब हम ज़्यादा डिटेल में जाते हैं। यहाँ तक क्लियर हुआ कि कन्फेशन और एडमिशन क्या होते हैं? ठीक है, मोहम्मद नूर, ठीक है। तो अब हम चलते हैं, स्टार्ट करते हैं एडमिशन से, कि भाई एडमिशन का जो है वो
रोल क्या होता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि एडमिशन जो है वो ये पैसिव होता है, तो ये जो ना इसका रोल है कि वो सपोर्टिंग एविडेंस के तौर यूज होता है। ठीक है। कोई भी अगर मामलात हों, कोई एविडेंसेस वगैरह को लाया गया है, उसके साथ अगर इस तरह की कोई एडमिशन भी हो जाती है, एडमिशन कोई बंदा एडमिट करता है, तो ये मैं कह सकता हूँ कि दिस इज सपोर्टिंग एविडेंस विच विल सपोर्ट टू द रेस्ट ऑफ सब्सटेंशियल जो एविडेंसेस होते हैं, उनको ये सपोर्ट करेंगे। ये तमाम चीजें मिलकर फिर जो है ना दे लीड टुवर्ड्स द कन्विक्शन है। ठीक है। एंड एडमिशन में ऑल्सो इंक्लूड पार्शियल रिस्पॉन्सिबिलिटी। को अक्यूज जो है ना वो भी, मैं कह सकता हूँ कि वो भी एडमिट कर सकता है। ठीक है। लेकिन एडमिशन में अगेन दिस थिंग इज कि डायरेक्ट इसमें जो है कन्विक्शन नहीं होती, बट इन कन्फेशन अ पर्सन कैन बी डायरेक्टली पनिश्ड, कन्विक्टेड। ठीक है। अब ये एक क्वेश्चन है कि विल अक्यूज्ड बी पनिश्ड इंस्टेंटली और नॉट। क्या वो अक्यूज जो है वो इंस्टेंटली उसको सजा दी जाती है अगर कोई बंदा कन्फेस करता है? ये मेरा सवाल है आप लोगों से कि अगर कोई बंदा कन्फेस करता है डायरेक्टली, तो क्या उसको इंस्टेंटली सजा होगी या नहीं होगी? दिस इज माय क्वेश्चन। ठीक है। हेरा जो है शी इज सेइंग दैट नो, अगर कोई बंदा जो है कन्फेस करता है तो उसको डायरेक्टली जो है वो सजा नहीं होगी। ठीक है। तो इसके पीछे क्या कोई आर्ग्यूमेंट्स वगैरह या कोई रीजंस देगा कि उसको सजा क्यों नहीं होगी? अगर सजा नहीं होगी तो क्या होगा? भले आप अपने माइक को ऑन करें, आप मुझसे क्वेश्चन भी कर सकते हो, और आप भले जो है ना एक इंटरेक्टिव क्लास को इंटरेक्टिव क्लास में कन्वर्ट करें। भले आप बोलें यहाँ पर, कोई क्वेश्चन हो तो पूछें, मैं जो पूछ रहा हूँ वो भी हो सके तो बताएं। ठीक है, एग्जैक्टली। ये कौन है? शाजेब शेख इज सेइंग दैट के कोर्ट जो है वो देखेगी, इट डिपेंड्स ऑन द फैक्ट्स ऑफ द केस, के केस के फैक्ट्स क्या हैं, और उसके अलावा ये कन्फेशन जो है वो क्या वॉलेंटरी कन्फेशन है या नहीं। तो ये सम सर्टेन जो है ना वो मैं कहूँ कि एसेंशियल्स होते हैं, चीज़ें होती हैं, एसेंशियल चीज़ें होती हैं जिनको कोर्ट्स नज़रसानी करेगी, उसके बाद जो है वो डिसाइड करेगी कि कन्विक्शन होनी चाहिए या नहीं। तो डायरेक्टली कन्विक्शन नहीं होती, इवन इवन एन ऑफेंस इज कन्फेस्ड बाय एन अक्यूज पर्सन। ठीक है। तो भले कन्फेस करे, इकबाल जुर्म हम जिसे कहते हैं, तो भले वो कन्फेस कर रहा है फिर भी उसको डायरेक्टली सजा नहीं होगी। सेक्शन 243 एंड 265 ई, ये जो दो प्रोविजंस हैं, हालांकि इनको हम जो है वो डायरेक्टली कह नहीं सकते कि ये कन्फेशन है। हालांकि ये कन्फेक्शन ये जो प्रोविजंस है इनका नाम कन्फेशन नहीं है, लेकिन इनका काम कन्फेशन वाला ही है। ठीक है। अगर कोई बंदा अपने गिल्ट को जो है वो एक्सेप्ट कर लेता है, वो जो है ना अपने गिल्ट को प्लीड गिल्टी करता है अपने आप को, जब चार्ज फ्रेम होती है, और वो कहता है कि हाँ मैंने ये ऑफेंस कमिट किया है। ठीक है। तो अगर देखा जाए तो ये जाता, क्योंकि कन्फेशन टर्म को सिर्फ बाउंड किया गया है सेक्शन 164 पे। 164 को हम देखेंगे आगे, लेकिन उससे पहले इन चीज़ों को देख लेते हैं। तो ये भी एक किस्म की कन्फेशन है, लेकिन इनको एक्सप्रेसली इनको कन्फेशन कहा नहीं गया। इनके लिए टर्म प्लीड गिल्टी जो है वो यूज किया गया है। तो दो किस्म के ट्रायल्स, एक ट्रायल मैजिस्ट्रियल ट्रायल, जो कि सेक्शन 241 ऑफ सीआरपीसी ऑनवर्ड्स ये स्टार्ट होता है। ठीक है। तो उसमें ये प्रोविजन 243 के अगर, अब जैसे कि आपको स्टेजेस, कोई मुझे बताएगा कि स्टेज क्या होते हैं? भाई ये हुआ कि चालान पेश हुआ कोर्ट के सामने, मजिस्ट्रेट के सामने एक चालान पेश हुआ। अब आगे वाले जो कुछ दो चार स्टेजेस हैं, अ, अगर कोई मुझे बताए तो कि भाई वो स्टेजेस क्या होते हैं, किन स्टेजेस में जो है ना वो कन्फेशन वगैरह के ये स्टेजेस आते हैं, कोई मुझे बताएगा? चालान पेश हो गया है, ठीक है, चालान इज सबमिटेड अंडर प्रोविजन 173 ऑफ सीआरपीसी। अब आगे क्या होगा? इज देयर एनीवन? सर सर एक डॉक्यूमेंट सप्लाई होंगे, उसके बाद सर चार्ज फ्रेम होगी। और अगर जो अक्यूज है वो अगर कन्फेस करता है तो उसे देखा जाएगा कि वो वॉलंटरली कर रहा है या ना। अगर कन्फेशन नहीं करता तो फिर ट्रायल स्टार्ट होगा सर।
एग्जैक्टली ऐसा ही है। जब एक जो है वो चालान किसी केस में पेश हुआ है, चालान पेश करने के बाद जो नेक्स्ट स्टेज है वो है सप्लाई ऑफ डॉक्यूमेंट्स। अक्यूज को जो है नो डॉक्यूमेंट्स दिए जाएंगे कि जो भी एफआईआर की कॉपी है, कंप्लेंट वगैरह है, या चालान केस है, चालान केस में तो चालान की कॉपी, ठीक है, ये तमाम चीज़ें उसको दी जाएंगी अक्यूज पर्सन को कि भाई आपके खिलाफ जो है वो दिस केस इज ब्रॉट फाइल्ड बिफोर द कोर्ट, ये आपने जो है जुर्म वगैरह किया है, ठीक है। तो वो बंदा अक्यूज जो है ना, ही शैल अपीयर बिफोर द कोर्ट ऑफ लॉ। उसके बाद स्टेज आता है फ्रेमिंग ऑफ चार्ज का, सेक्शन 242, अगर मैजिस्ट्रियल ट्रायल है तो 242 के सेक्शन प्रोविजन के तहत एक जो है वो चार्ज फ्रेम की जाएगी, जिसमें ये कहा जाएगा कि दिस केस इज फाइल अगेंस्ट यू या मेड अगेंस्ट यू, ठीक है, डू यू प्लीड गिल्टी और नॉट, ठीक है। तो 243 जो जिस पर हम बात कर रहे हैं, ये प्रोविजन कहता है कि अगर ये बंदा उस वक्त प्लीड गिल्टी कर लेता है तो दिस इज कन्फेशन, वो बंदा कन्फेस यहाँ पर कर रहा है। तो यहाँ पर ही मेरा क्वेश्चन था कि अगर इस सिचुएशन में दिस पर्सन इज एक्सेप्टिंग हिज गिल्ट, दिस पर्सन इज कन्फेसिंग हिज गिल्ट, वो जब उस चीज को एक्सेप्ट कर रहा है, तो क्या उसको डायरेक्टली सजा होगी या नहीं? तो द आंसर वाज नो, उसको डायरेक्टली सजा नहीं होगी। क्योंकि कुछ दोस्तों ने फिर बताया कि इस वजह से नहीं होगी कि शायद कोर्ट समझ सकती है, कोर्ट जो है ना प्रिज्यूम कर सकती है कि एज्यूम कर सकती है कि शायद जो है वो इसको जो है वो इंड्यूसमेंट की गई हो, या कोई प्रॉमिस वगैरह का मामला हो, या इसको थ्रेट किया गया हो, या कोई और किसी किस्म का जो है वो उसके साथ मसला हो सकता है, जस्ट बिकॉज दैट रीजन इज एक्सेप्टिंग। हालांकि हर अक्यूज पर्सन को ये पता होता है कि अगर वो कन्फेस करेगा तो दिस व्हाट वी कैन से कन्विक्शन में बी द कंक्लूजन, कन्विक्शन में बी द कॉन्सिक्वेंस देन, ठीक है। तो 243 क्या कहता है? दिस इज वन काइंड ऑफ कन्फेशन बिफोर मैजिस्ट्रेट, कन्विक्शन ऑन एडमिशन ऑफ ट्रूथ ऑफ एक्यूजेशन, ठीक है। इफ द अक्यूज्ड एडमिट्स दैट, ये प्रोविजन क्या कहता है? इफ द अक्यूज्ड एडमिट्स दैट he has committed the offense with which he is charged, his admission shall be recorded as nearly as possible in the words used by him, and if he shows no sufficient cause why he should not be committed, the magistrate may convict him, ठीक है। तो यहाँ पर ट्रम खुद expressly कानून में लिखा हुआ है कि मैजिस्ट्रेट डिस्क्रिशन है, डिस्क्रिशनरी पावर है कि सजा देनी चाहिए या नहीं, कन्विक्ट करना चाहिए या नहीं। कन्विक्ट करना चाहे तो कर सकता है, अगर ना तो फिर जो है वो, जो अगर वो प्लीड गिल्टी ना करता तो एक ट्रायल चलता, तो इसी तरह यहाँ पर भी ट्रायल जो है वो स्पेसिफिक चलेगा। इसी तरह 265 ई है, 265 ई जो है ना डील्स विद सेशंस ट्रायल, कि अगर केस कोर्ट ऑफ सेशंस के सामने हो तो वहां पर भी सिचुएशन यही होगी कि अगर जो है वो बंदा प्लीड विल बी द डिस्क्रिशन ऑफ कोर्ट के वेदर इट कन्विक्ट्स टू दैट अक्यूज पर्सन और नॉट। तो 265 ई कहता है कि द चार्ज शैल बी रेड एंड एक्सप्लेन टू द अक्यूज्ड एंड ही शैल बी आस्क्ड वेदर ही इज गिल्टी और हैज एनी डिफेंस टू मेक। इफ द अक्यूज्ड प्लीड्स गिल्टी, द कोर्ट शैल रिकॉर्ड द प्ली, उसकी प्ली को जो रिकॉर्ड करेगी, और उसके बाद एंड मे इन इट्स डिस्क्रिशन कन्विक्ट हिम देयरऑन, ठीक है। अब हम आते हैं वेरियस स्टेजेस ऑफ कन्फेशन, ठीक है। तो स्टेजेस को शुरू करने से पहले अगर कोई आपको यहाँ तक कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ लें, उसके बाद हम स्टेजेस को स्टार्ट करते हैं। इफ एनी क्वेश्चन जो मैं आस्क। मेरा आवाज आप सबको आ रहा है ना? एम आई ऑडिबल टू यू गाइस? यस सर। ओके ठीक है। तो यानी आपको कोई सवाल नहीं है तो हम स्टार्ट करें। शादेब भाई, आप स्क्रेचिंग करें काइंडली, ये ना करें, आपका नाम यहाँ पर शो हो रहा है। वेरियस स्टेजेस ऑफ कन्फेशन, ठीक है, जिसको हम प्लीड गिल्टी भी कह सकते हैं एट सम एक्सटेंट। मैंने कहा कि कन्फेशन टर्म एक्सप्रेसली 164 के साथ अटैच किया गया है। 164 टर्म स्टार्ट कन्फेशन से होता है और उसके बाद स्टेटमेंट ऑफ विटनेसेस। लेकिन हमारा टॉपिक जो है वो रोल ऑफ कन्फेशन एंड एडमिशन इन ट्रायल, तो हम सिर्फ 164 के उस पार्ट को देखेंगे कि कन्फेशन का प्रोसीजर क्या होता है और इसका रोल क्या होता है, ठीक है। सो 164 के तहत होती है कन्फेशन। एक अक्यूज्ड पर्सन कन्फेस कर रहा होता है कि आई हैव कमिटेड, आई हैव मेड दिस मिस्टेक व्हाटसोएवर, मैंने जो ये गुनाह किया है, ठीक है, उसको वो कन्फेस करता है। इसकी एक अलहदा से स्टेटमेंट बनती है, दो स्टेटमेंट बनती है बिफोर ट्रायल, ठीक है।
ये मामला जो हो रहे हैं बिफोर ट्रायल हो रहे हैं, 164 वाला जो है। एक स्टेटमेंट होती है 161 की स्टेटमेंट, दूसरी होती है 164 की स्टेटमेंट। 164 की स्टेटमेंट को तो हम देख रहे हैं, इसको तो पढ़ रहे हैं। अगर कोई मुझे बताए कि 161 की स्टेटमेंट क्या होती है, मैंने शायद किसी लेक्चर में डिस्कस किया था। इज देयर एनीवन हु कैन टेल मी व्हाट इज 161 सर वो प्रोविजन? कन्फेशन पुलिस के आगे करता है। 161। जी फिर से रिपीट रिपीट कीजिएगा। सर मैंने कहा कि 161 में वो कन्फेस पुलिस के आगे करता है, एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन। ठीक है, एट सम एक्सटेंट यू आर राइट। एनीवन एल्स? 161 जो है वो स्टेटमेंट होती है बिफोर द पुलिस। ये स्टेटमेंट जो है वो अक्यूज देता है, विटनेसेस ये सब तमाम लोग जो है वो देते हैं 161 की स्टेटमेंट पुलिस के सामने। लेकिन ये कन्फेशन नहीं होती है, ठीक है। इसको हम कन्फेशन नहीं नहीं कह सकते। हालांकि कन्फेस कर सकता है वो पुलिस के सामने, अक्यूज जब बंदा कोई स्टेटमेंट दे रहा है तो वो कन्फेस कर सकता है, लेकिन वो मेनली कन्फेशन के बारे में नहीं है। अक्यूज पर्सन उसके सामने कन्फेस नहीं कर रहा होता है, वो फैक्ट्स बता रहा होता है कि आई वॉज वेदर एट द प्लेस प्रेजेंट और नॉट। प्ली ऑफ अलीबा जैसे कहा जाता है, शायद मैं वहां पर था ही नहीं, इस तरह के मामला वो कंपनी स्टेटमेंट दे रहा होता है। विटनेसेस भी अपनी स्टेटमेंट देते हैं कि सर हमने देखा था कि दिस पर्सन हैज कमिटेड दिस ऑफेंस, हमने देखा था कि ये जो ना ड्वेलिंग हाउस में इस बंदे ने ये थेफ्ट कमिट किया, सेक्शन 380। ठीक है, तो इस तरह की स्टेटमेंट होती है 161 में बिफोर द पुलिस, जिसकी इतनी सब्सटेंशियल इंपॉर्टेंस नहीं होती है व्हेन इट कम्स इन द ट्रायल। 164 जो है वो ये होती है मैजिस्ट्रेट के सामने, और कन्फेशन स्टेटमेंट विटनेसेस वगैरह ये दे रहे होते हैं, कन्फेशन अक्यूज्ड पर्सन कर रहा होता है। अगर अक्यूज्ड कन्फेस करना चाहता है तो वो 164 के तहत एप्लीकेशन के थ्रू जो है वो कन्फेशन कर सकता है बिफोर दी मैजिस्ट्रेट, फर्स्ट क्लास या सेकंड क्लास के सामने भी हो सकता है अगर स्पेसिफिकली प्रोवाइडेड बाय प्रोविंशियल गवर्नमेंट। लेकिन ऐसा होता नहीं है, मैजिस्ट्रेट यहाँ पर हमारे पास मेनली फर्स्ट क्लास ही होते हैं। तो मैजिस्ट्रेट के सामने 164 के तहत कन्फेशन कर रहा होता है अक्यूज पर्सन। लेकिन उसका प्रोसीजर क्या है, इसको थोड़ा हम जो बेयर रीडिंग कर लेते हैं ताकि ये ज़्यादा क्लियर हो सके हमें। ये होगा कब? ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन। मैंने स्टार्ट में बताया कि ट्रायल से पहले के मामला थे। ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन एंड बिफोर, इनकी स्टेटमेंट हो रही है बिफोर पुलिस, और 164 की स्टेटमेंट हो रही है बिफोर मैजिस्ट्रेट। दिस कन्फेशन कैन बी मेड बिफोर एनी मैजिस्ट्रेट, ठीक है, क्योंकि हमारे पास अब एनी है, हमारे पास फर्स्ट सेकंड क्लासेस अब नहीं है। आई हैव एक्सप्लेन टू, ठीक है। अब मैजिस्ट्रेट जो है ना वो एक क्या होता है, मेमोरेंडम बनाता है। मेमोरेंडम में क्या चीजें होंगी, ये होगी। अब जैसा आप कह रहा है, लिख रहा है कि आई हैव एक्सप्लेन टू, नेम जो भी अक्यूज का हो वो यहाँ पर लिखा जाएगा। आई हैव एक्सप्लेन टू दैट ही इज नॉट बाउंड टू मेक कन्फेशन, के मैंने इसको कहा था कि ये जो है बंदा बाउंड नहीं है कि ये बंदा कन्फेस करे, ठीक है, लेकिन फिर भी कन्फेस कर रहा है। ठीक है, बाउंड टू मेक, नॉट बाउंड टू मेक अ कन्फेशन, एंड दैट इफ ही डज सो, मैंने ये भी से बताया कि अगर ये बंदा कन्फेशन करेगा, ठीक है, एनी कन्फेशन ही मे मेक मे बी यूज्ड एज एविडेंस अगेंस्ट हिम, एंड आई बिलीव दैट एंड आई बिलीव दैट दिस कन्फेशन वॉज वॉलंटरीली मेड, ये जो कन्फेशन थी वॉलंटरीली थी। इट वॉज टेकन इन माई प्रेजेंस एंड हियरिंग। ये कन्फेशन अक्सर करके रीडर के सामने नहीं होती, हमेशा जज साहब के सामने। बहुत सारे ऐसे भी जो है ना वो प्रोसीजर्स होते हैं जो कि रीडर भी उस चीज़ों को चला रहा होता है, लेकिन कन्फेशन हमेशा मजिस्ट्रेट के सामने होंगी। इस पे बहुत सारी जजमेंट्स भी हैं एपेक्स कोर्ट्स की जिसपे ये चीज़ डिसाइडेड है कि उस कन्फेशन की वैल्यू ही नहीं होगी जहाँ पर जज साहब कोर्ट में मौजूद नहीं था और रीडर इज जस्ट रिकॉर्डिंग दैट पर्टिकुलर थिंग। ठीक है, तो जज साहब का होना बहुत ज़रूरी है। इट वॉज टेकन इन माई प्रेजेंस एंड हियरिंग and was read over to the person making it and admitted by him to be correct, and it contains a full and true account of the statement made by, ठीक है, उसके बाद जो अपनी वो जज साहब जो अपनी साइन कर देंगे। लेकिन क्या 164 की स्टेटमेंट जो कि कन्फेशन है, क्या ये फाइनल है या नहीं? यानी इस पर क्या कन्फे हमने देखा भाई 243 या 265 ई में कन्फेशन जो हो रही है वो तो ऐसी बातें नहीं है, डायरेक्ट उस पर सजा नहीं हो सकती। डिपेंड्स ऑन द डिस्क्रिशन ऑफ कोर्ट वेदर इट कन्विक्ट्स और नॉट। क्या 164 की भी वही वैल्यू होगी या नहीं? क्या 164 की कन्फेशन की भी, कन्फेशन के बाद क्या डायरेक्टली सजा दी जा सकती है या नहीं? अगर नहीं दी जा सकती तो प्रोसीजर क्या होगा आगे? एनीवन एल्स?
अगर कहोगे तो सवाल को रिपीट कर दूंगा, वरना कोशिश करें मुझे बताएं कि 164 में अगर कन्फेस वो करता है तो क्या होगा। हेलो। अगर 164 में कन्फेस करता है तो क्या होगा। हेलो। आर यू गाइस लिसनिंग मी। सर अगर वो कन्फेस करता है और मैजिस्ट्रेट 364 में जो प्रोसीजर दिया गया है कन्फेशन का, उसके मुताबिक उसे वॉलंटरली वो कन्फेस करता है, वो सारा प्रोसीजर लिखता है, सर वो मैजिस्ट्रेट उसे पनिशमेंट दे सकता है ना। तो मतलब आप कह रहे हो कि उसको सजा दी जा सकती है, ऐसा ही। जी सर, अगर वो जो मैजिस्ट्रेट है वो 364 के तहत वो सारा प्रोसीजर करता है और सारा मेमो वगैरह लिखता है कि मेरे सामने उसने कन्फेस किया है वॉलंटरली, उससे कोई भी इंडिसमेंट नहीं है, तो मैजिस्ट्रेट शोकाज देगा, दे रहा है, तो वो सारा प्रोसीजर लिख रहा है 364 में, तो वो सजा दे सकता है। हाँ, यही चीज़ जो मैं एक्चुअल में बताना चाह रहा था, इसी वजह से मैंने आपसे ये चीज़ पूछी। ठीक है, 164 जो है वो, इसकी वैल्यू, इसकी इम्पोर्टेंस, ये जो ऊपर हमने दो प्रोविजंस पढ़े 243 और 265 ई, इन दो प्रोविजन से इसकी वैल्यू कम है। ठीक है, इवन जब 243 और 265 ई में भी उसको डायरेक्ट सजा नहीं दी जा सकती, 164 में डायरेक्ट सजा देना सवाल ही पैदा नहीं होता। ठीक है, तो 164 जो कि फिर से 364 भी प्रोविजन बताया, तो 364 तो पूरा प्रोसीजर है कि कन्फेशन किस तरह कन्फेशन को रिकॉर्ड किया जाएगा। ठीक है, उसको जो है सुनाया जाना, सुनाकर उसको बताना कि भाई ये मामला होंगे अगर तुम कन्फेस करोगे। ठीक है, तो वो उसने बंदे ने जब वो चीज़ें कर ली, कन्फेशन उस बंदे ने कन्फेस कर ली, तो एक स्टेटमेंट है ये, सिर्फ है भले मजिस्ट्रेट के सामने, लेकिन जस्ट एन स्टेटमेंट। ये कोरोबोरेटिव पीस ऑफ एविडेंस है। एक होता है सब्सटेंशियल पीस ऑफ एविडेंस, दूसरा होता है कोरोबोरेटिव। सब्सटेंशियल पीस ऑफ एविडेंस वो एविडेंस है जब वो अगर आ जाए, वो सबूत अगर आ जाए सब्सटेंशियल, तो उसको देखते ही जज साहब जो है वो सजा सुना देंगे। फॉर एग्जाम्पल, कोई सीसीटीवी कैमरा है, उसमें देखा जा रहा है कि पर्सन ए जो है वो पर्सन बी का कत्ल कमिट कर रहा है। सीसीटीवी कैमरा को देखा जा रहा है, सीसीटीवी की फोरेंसिक हुई और ये साबित हुआ कि वाकई में पर्सन ए ने एक ऑफेंस को कमिट किया है, और ये सीसीटीवी की जो फुटेज है वो सही है। ये जो एविडेंस है ये सब्सटेंशियल है। इसको देखते ही जज साहब जो है ना, थोड़ा बहुत हियरिंग के बाद कन्विक्शन कर देगा। लेकिन अली असगर साहब, काइंडली डोंट स्क्रैच, आपका नाम यहाँ पर दायर हो रहा है। ठीक है, तो सब्सटेंशियल पे सजा हो जाएगी। 164 जो है ना, ये सब्सटेंशियल नहीं है, ये कोरोबोरेटिव है। कोरोबोरेटिव का मतलब है कि इसके साथ और ज्यादा एविडेंसेस की जरूरत पड़ेगी। तो 164 की स्टेटमेंट जमा होगी जज साहब के सामने, 161 की स्टेटमेंट जमा होगी, फिर आगे चलकर ट्रायल शुरू होगा। ट्रायल में फिर जो मामला थे वो होंगे, और उसके साथ ये एविडेंसेस भी लाए जाएंगे। कौन सा, 164 वाला, कि सर इसने तो कन्फेस किया था। ठीक है, उसके साथ कुछ और एविडेंसेस वगैरह, फॉर एग्जांपल विटनेसेस वगैरह हो गए, या वो जो मटेरियल वहां पर गन वगैरह यूज हुई है, तो वो सब चीजों को मिलाकर क्रक्स ये होगा फिर, कि जज साहब बाद में कन्विक्शन करेंगे। लेकिन इट डिपेंड्स ऑन फर्दर कोरोबोरेटिव पीस ऑफ एविडेंस। अगर वो ज्यादा यानी एविडेंस नहीं है, तो 164 जो क्रिमिनल लॉ में कहते हैं ना कि 100% केस को प्रूव करना होता है अगेंस्ट अक्यूज पर्सन, तो 164 मैं कहूँ ये 100% नहीं है। 164 जब लाया जाएगी इसकी स्टेटमेंट, तो ये 100% नहीं है कि इसको देखते ही सजा दी जाए। इसके साथ और भी एविडेंस लाए जाएंगे जो कि 100% बनाकर फिर जो है वो सजा सुनाई जाएगी टू दी अक्यूज पर्सन। तो कन्फेशन एक्सप्रेसली मैंने कहा कि 164 में मेंशन है, लेकिन 243 और 265 ये भी एक किस्म की कन्फेशन है जो कि ड्यूरिंग ट्रायल होती हैं। 164 ड्यूरिंग ट्रायल नहीं होती, दीज आर बिफोर द ट्रायल, ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन। तो 243 मैजिस्ट्रियल ट्रायल, यहाँ पर जब चार्ज फ्रेम हुई और चार्ज फ्रेम करने के बाद अगर अक्यूज पर्सन प्लीड गिल्टी करता है, तो फिर जो है वो कोर्ट की डिस्क्रिशन होगी कि वो सजा सुनाए या आगे जो है वो ट्रायल को चलाए। तो दिस इज एन अदर स्टेज। 164 एक पहला स्टेज था, वहां पर अगर कन्फेस करता है तो ठीक है। दूसरा स्टेज 243 मैजिस्ट्रेट के सामने, कि अगर वो करता है कन्फेशन नहीं। तीसरा स्टेज क्या है, 265 ई। ये तीसरा स्टेज नहीं है, मैं कहूँ ये दूसरा स्टेज है, क्योंकि ये सेशंस ट्रायल के सामने। तो 164 के बाद 265 ई बिफोर सेशंस ट्रायल, ये भी एक स्टेज है कि जिसमें जो है ना
अगर चाहे अक्यूज पर्सन, तो वो वहां पर कन्फेस कर सकता है। तो ये थे सम सर्टेन स्टेजेस ऑफ कन्फेशन। नाउ द नेक्स्ट आर एसेंशियल्स ऑफ कन्फेशन। कि कन्फेशन के एसेंशियल्स क्या होंगे, जज साहब जो है वो किन चीज़ों को देखेगा, ठीक है, नजरसानी करेगा, और उसके बाद जो है वो डिक्लेयर करेगा कन्फेशन, कन्फेशन के बुनियाद पर कोई सजा। ठीक है। तो ये कन्फेशन यानी ये 164 की मेनली बात हो रही है, बिफोर द मजिस्ट्रेट ओनली। ये होगा किसके सामने? हमेशा मजिस्ट्रेट के सामने, और ये पुलिस वगैरह के सामने नहीं होगा। कन्फेशन जो है वो ओरल भी हो सकती है या रिटन में। रिटन में इस तरह के भाई, अगर एफिडेविट इन एविडेंस की तरह के जो मामला होते हैं, तो अगर रिटन में जमा करा दे मजिस्ट्रेट के सामने, तो रिटन में करा सकता है वो अक्यूज पर्सन, या अगर ओरली खुद बयान दे जज साहब के सामने कि सर मैंने ये जुर्म जो है वो किया है, तो वो बंदा ओरली भी उसको दे सकता है। मजिस्ट्रेट देखेगा कि वेदर इट इज़ वॉलेंटरी या नहीं। वॉलेंटरी पर एक केस लो है, मैं आपको बताऊंगा, अभी दिखाऊंगा। ठीक है। तो वॉलेंटरी टर्म का मतलब क्या होता है एक्चुअली में, वॉलेंटरी में कौन सी चीज़ें फॉल करती हैं। ठीक है। तो मजिस्ट्रेट जो है वो देखेगा, ये प्रिज्यूम करेगा, चेकआउट करेगा कि वेदर दिस इज वॉलेंटरी और नॉट। उसके बाद जो भी बेसिक्स हैं 164 की, वो उसको बताई जाएंगी कि भाई, अब सुनाई जाएंगी कि भाई, आप जो ये कन्फेशन कर रहे हो, इस कन्फेशन के कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं। ठीक है। उसके अलावा जब उसने कन्फेशन कर ली, जो रिटन में थी, अगर ओरल थी, तो उसको लिखने के बाद उसको जो है वो सुनाई जाएगी कि आपने ये बातें कही थी, और क्या ये बातें वही हैं जो आपने कही और हमने लिखी। इस तरह के उसको बताया जाएगा, और अगर उसको इंडोर्स वो करता है, तो फिर उसको उसको कंसिडर किया जाएगा। ठीक है। और उसके बाद मेमोरेंडम एट द फुट जो है वो अटैच किया जाएगा। मेमोरेंडम कौन सा होगा? ये जो हमने अभी देखा, आई हैव एक्सप्लेन टू द अक्यूज्ड। जब ये तो कन्फेशन हमने कोर्ट्स के सामने देखी, इसी तरह जो एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशंस होती हैं, अगर कोई बंदा करे, जैसा मैंने आपको बताया कि 161 में भी अगर कोई बंदा कन्फेशन, अक्यूज पर्सन कन्फेशन करना चाहे तो कर सकता है। ठीक है। जो पुलिस के सामने होती है, तो एक्स्ट्रा जुडिशियल जिसे हम कन्फेशन कहते हैं, पुलिस वगैरह के सामने, क्या उसकी वैल्यू है या नहीं। पुलिस के सामने अगर कोई कन्फेस करता है, कन्फेशन करता है, तो उसकी इंपॉर्टेंस है, वैल्यू है या नहीं? अगर नहीं है तो क्यों नहीं है? अगर हो सके तो इस पर जवाब दें, क्या उसकी वैल्यू है या नहीं? हेलो। जी जी सर, मेरी आवाज़ आ रही है? जी जी बिल्कुल आ रही है। नहीं नहीं सर, पुलिस के पास जो होता है कन्फेशन, उसकी कोई लीगल वैल्यू नहीं होती, क्योंकि वहाँ पे ये खदशा होता है कि वो टॉर्चर के थ्रू, कोerशन के थ्रू जो है उसे कन्फेशन लिया गया है। इसलिए जो QSO है, कानून शहादत ऑर्डर, उस वो भी इस पे यही कहता है कि मेरे ख्याल से उसका आर्टिकल 36 है या 37, के पुलिस के पास जो कन्फेशन होगा उसकी वैल्यू नहीं। एग्जैक्टली ऐसा ही है कि अगर जो है वो लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज हैं, उनके सामने अगर कोई फेस करता है, ठीक है, वो पुलिस उसको लाएगी, यानी वो जो उसने कन्फेशन की है रिटन फॉर्मेट, वो मजिस्ट्रेट के सामने, जज साहब के सामने लाएगी, और कहेगी सर इसने देखें कन्फेस किया था। लेकिन उसके साथ बहुत सारे और एविडेंसेस की जरूरत पड़ेगी। लेकिन इसके अलावा, यानी सब्सटेंशियल इसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, कोई लीगल जो है ना, वो मैं कहूँ सब्सटेंशियल लीगल की इंपॉर्टेंस नहीं है। तो इस पर ये केस लॉ भी है, PLD 1993 कराची 735 का पेज नंबर। कन्फेशन मेड इन इलीगल कस्टडी। अब ये तो बात है इलीगल कस्टडी की, एक बंदा इलीगली कोई किसी को जो है ना वो कस्टडी में, यानी पुलिस जो इलीगली किसी बंदे को कस्टडी में रखे हुई है, उस वक्त तो वैसे भी नहीं होगा उसकी वैल्यू। लेकिन भले अगर ये मामला कस्टडी लीगल भी हो, उसके बावजूद भी इसकी इतनी ज्यादा वैल्यू नहीं है कन्फेशन की। कन्फेशन मेड इन द लीगल कस्टडी ऑफ द लॉ enforcing एजेंसी was not legal and could not be relied upon by the prosecution। इस पर जो है ना वो ये प्रोविजंस भी हैं कुछ कानून शहादत ऑर्डर के, आर्टिकल 37, 38, 39 के। अगर इंड्यूसमेंट के थ्रू कन्फेशन हुई हो, प्रोमिस के थ्रू कन्फेशन हुई हो, थ्रेट की वजह से कोई कन्फेशन हुई हो, या इवन अगर ये कन्फेशन लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसी यानी पुलिस के सामने भी अगर हुई हो, तो इसकी इम्पोर्टेंस, इसकी जो है ना वो वैल्यू नहीं है। दैट कन्फेशन इज नॉट दैट वर्दी। अब हम आते हैं टाइप्स ऑफ कन्फेशन। देर आर टू टाइप्स ऑफ कन्फेशन। एक होती है इनकल्पेटरी कन्फेशन, दूसरी होती है एक्सकल्पेटरी कन्फेशन। किसी दोस्त को इसका पता है कि इन दोनों में क्या फर्क, क्या है, व्हाट्स डिफरेंस? इनकल्पेटरी कन्फेशन एंड एक्सकल्पेटरी।
हेलो। कोशिश करें, बात करें, बताएं कि ये चीज़ें क्या है, अपने आप को इंटरेक्टिव बनाएं। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन इनकल्पेटरी कन्फेशन एंड एक्सकल्पेटरी, चलिए इसको देख कर ही बता दें। दीज आर हियर, यू कैन सी इनकल्पेटरी एंड एक्सकल्पेटरी। सर, इनकल्पेटरी वो स्टेटमेंट होती है जिसमें इल्जाम जो है अक्यूज्ड अपने ऊपर लेता है, और एक्सकल्पेटरी वो होती है जिसमें वो इल्जाम किसी दूसरी पार्टी के ऊपर खुद को उससे बरी करने के लिए बात करता है। ठीक है, एग्जैक्टली सही। इनकल्पेटरी कन्फेशन का मतलब होता है कि वो बंदा, यानी जो अक्यूज है, खुद कन्फेस कर रहा है कि ये ऑफेंस मैंने कमिट किया है, यानी अब इसकी सजा इसी को ही होगी। ठीक है, तो ये होता है इनकल्पेटरी। fully admits guilt and acknowledges responsibility for the offense। ये सब्सटेंशियल पीस ऑफ एविडेंस मैं कहूँ है। ठीक है, लेकिन ये सब्सटेंशियल पीस ऑफ एविडेंस तब है, गुलबानों को ये काइंडली स्क्रेच ना करें, आपका नाम जाहिर हो रहा है यहाँ पर, स्क्रेच ना करें काइंडली। सब्सटेंशियल पीस, ठीक है, ऑफ एविडेंस है, लेकिन कब है? ड्यूरिंग ये स्टेज ऑफ चार्ज होता है, ठीक है, उस वक्त जो है ना ये मामलात होते हैं। तो उस वक्त अगर ये कन्फेशन हो रही है इनकल्पेटरी, तो ये सब्सटेंशियल है। फिर डिपेंड करता है, कोर्ट की डिस्क्रिशन है कि उसको सजा देती है या नहीं, ट्रायल को चलाए या सजा दे। सो इट्स डिफरेंट सिचुएशन, अदरवाइज दिस इज सब्सटेंशियल पीस। उसके बाद एक्सकल्पेटरी कन्फेशन है। एक्सकल्पेटरी कन्फेशन का मतलब होता है कि वो कहेंगे सर ये ऑफेंस जो है ना किसी दूसरे बंदे ने कमिट किया है। ये भी हो सकता है कि सर पर्सन ए ने कमिट किया है ऑफेंस, मैं कह रहा हूँ कि पर्सन ए ने ऑफेंस कमिट किया है, एक सिचुएशन ये भी हो सकती है। या कहे कि सर आई एम को अक्यूज्ड इन दिस केस, मैं एक्सेप्ट करता हूँ मेरे जुर्म को, कि मेरा जो इसमें रोल था, ठीक है, इन फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन वाला मामला जो होता है 34 ऑफ पीपीसी, कि सर मैं भी इस चीज में शामिल था। उसके अलावा पर्सन ए भी है, मेन रोल पर्सन ए का, लेकिन थोड़ा बहुत मेरा भी रोल है। उसको पता है कि मुझे थोड़ी बहुत सजा होगी होगी, बाकी पर्सन ए जो है वो फंस जाएगा। तो ये सिचुएशन भी हो सकती है। तो दिस इज ऑल्सो एक्सकल्पेटरी कन्फेशन। तो किसी दूसरे को फंसा, इसकी इंटेंशन क्या होती है एक्सकल्पेटरी की, कि किसी दूसरे को फंसाना किसी ऑफेंस में, लेकिन उसने वो किया हो या ना किया हो, मेनली अक्यूज ही इसके अंदर फंसता है। ठीक है, तो इनकल्पेटरी जब अक्यूज खुद अपने खिलाफ जो कन्फेशन कर रहा है, एक्सकल्पेटरी में कोई दूसरा बंदा, शायद उसका रोल हो या ना हो, वो खुद अपने आप को बचाकर दूसरे को सजा दिलाना चाह रहा हो, या खुद कहे कि आई एम को अक्यूज, वो खुद कहे कि आई एम अकॉम्प्लिस, मैं खुद जो है वो अकॉम्प्लिस हूँ, और मैंने जो है ना वो मैं शरीक था इस ऑफेंस, जब ये ऑफेंस कमिट हुआ। तो नेक्स्ट आर काइंड्स ऑफ कन्फेशन। ठीक है, तो हमने स्टेजेस को देखा, टाइप्स को देगा। नाउ दीज आर दी काइंड्स ऑफ कन्फेशन। आप में से किसी को पता है कि कन्फेशन के क्या एग्जाम है? इज देयर एनीवन? सर जुडिशियल कन्फेशन एंड एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन दो। हाँ, ये तो लिखे हुए हैं, इसके अलावा कोई और? चलिए ठीक है। तो हमने डिस्कस किया कि भाई जुडिशियल कन्फेशन क्या होता है, जब ड्यूरिंग ट्रायल जो है वो जज साहब के सामने हो, या बिफोर ट्रायल 164 के तहत मैजिस्ट्रेट के सामने हो, ये दीज कन्फेशंस आर जुडिशियल कन्फेशन। इसको थोड़ा हम पढ़ लेते हैं, उसके बाद एक्स्ट्रा जुडिशियल की तरफ चलते हैं, और उसके बाद कुछ और जो है वो टाइप्स हैं इसके। A confession made in court before a magistrate during a legal proceeding is known as a judicial confession. This confession is often used as evidence and is recorded according to Section 164 of Criminal Procedure Code. Before recording such a confession, the magistrate must warn, ये condition है कि वो उसको warn करे, the accused that they have right to choose whether or not to confess. The accused must be given time to consider their decision before the confession is recorded. द नेक्स्ट इज एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन, जो कि पुलिस के सामने मेनली होती है, ठीक है, जिसकी इंपॉर्टेंस वैल्यू कम है। एन एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन इज व्हेन समवन एडमिट्स टू अ क्राइम आउटसाइड ऑफ कोर्ट प्रोसीडिंग्स, लाइक टू द पुलिस ड्यूरिंग एन इन्वेस्टिगेशन और while in police custody. However, this type of confession is not considered relevant in court. तो ये सिंपल सी बात है कि एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन यानी कोर्ट के आउट, ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन बिफोर पुलिस के सामने अगर जो कन्फेशन हो वो एक्स्ट्रा जुडिशियल है। थर्ड वन इज रिट्रैक्टेड कन्फेशन। कोई मुझे बताएगा कि रिट्रैक्टेड कन्फेशन क्या होती है? कभी आपने ये टर्म सुना है? अगर सुना हो तो बताएं।
सर रिट्रैक्टेड कन्फेशन मतलब वो पहले कन्फेस करता है और फिर उससे हट जाता है उस स्टेटमेंट से। एग्जैक्टली। रिट्रैक्टेड कन्फेशन का मतलब होता है कि पर्सन ए जो कि अक्यूज है उसने पहले कन्फेस किया, बट लेटर ऑन वो जो है उस कन्फेशन से मुकर जा रहा है। दिस इज कॉल्ड रिट्रैक्टेड कन्फेशन। ठीक है। क्या मुकरना उसका राइट है या नहीं, क्या वो रिट्रैक्ट कर सकता है कन्फेशन से या नहीं? आज आपका इस चीज पर ओपिनियन क्या है? क्या वो रिट्रैक्ट कर सकता है या नहीं? जी जी कर सर, सकता है। अगर जी जी, कोई और भी बोल रहा था। जी सर वो कर सकता है। वो ये ऐसा भी कह सकता है कि पहले मैंने कन्फेशन की थी, वो मैंने किसी ने मुझ पर मतलब के जोर दबाव किया था इसलिए मैंने कन्फेस की थी, और अब वो रिट्रैक्ट करता है तो वो कर सकता है। एग्जैक्टली ऐसा ही है। रिट्रैक्टेड कन्फेशन का मतलब क्या है कि मैंने मैंने यदि अक्यूज पर्सन ने जो कन्फेशन की थी पहले, वो जो उससे मुकरता है। ठीक है। समटाइम्स बिफोर अ ट्रायल स्टार्ट्स, अ पर्सन अक्यूज्ड ऑफ अ क्राइम एडमिट्स टू इट। हाउएवर when the trial begins, they deny it. This often occurs especially in criminal cases. It happens because there is not enough पुलिस प्रोटेक्शन, और यानी पुलिस के पास जब वो था, और 164 की स्टेटमेंट सपोज करो जब हो रही है, तो अब तो वो है तो पुलिस की कस्टडी में, उसे पता है कि अगर मैं कन्फेस नहीं करूंगा तो ये पुलिस तो मुझे मारेगी। ठीक है। क्योंकि पुलिस ही बोल रही है कि मैं कन्फेस करूं, फिर हम तुम्हें बचा लेंगे या छुड़ा लेंगे या जो भी मामला होंगे फिर हम कर लेंगे, तुम अभी कन्फेस करो। तो ये उस थ्रेट की वजह से, दिस पर्सन इज नाउ कन्फेसिंग अंडर सेक्शन 164 बिफोर द मजिस्ट्रेट। उसने कन्फेस किया, लेकिन उसके बाद लेटर ऑन वो रिट्रैक्ट उससे कर सकता है। जब वो पुलिस की कस्टडी से निकलकर जुडिशियल कस्टडी में आ जाएगा, तो वहां पर जो है ही हैज ऑप्शन टू रिट्रैक्ट द कन्फेशन। सो द मेन थिंग इज, अक्यूज के पास ये राइट है कि वो एट एनी स्टेज उस कन्फेशन से रिट्रैक्ट कर सकता है, क्योंकि अक्यूज जो है वो फेवरेट चाइल्ड ऑफ क्रिमिनल लॉ है। क्रिमिनल लॉ का मेन जो फोकस है वो ये है कि अक्यूज को बचाया जाना चाहिए। ठीक है। उसको बचाया जाए, ये अहादीस भी है, उस सर अहादीस को फॉलो इसमें करते ये हुए। पूछना था। जी जी हेलो पूछें। जी पूछें। सर, ये इज इट ए पार्ट ऑफ एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन, रिट्रैक्टेड कन्फेशन? नो नो, ये एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन को कन्फेशन तुम कंसिडर ही ना करो, क्योंकि उसकी तो वैल्यू ही नहीं है। वो अच्छा जज साहब उसे मानेगा ही नहीं। रिट्रैक्ट जो कन्फेशन को कर रहा है, ये कन्फेशन 164 की कन्फेशन है, जो कि जज साहब के सामने होगी, अच्छा मजिस्ट्रेट के सामने होगी। ये तो ये जो इस्लामिक ला के अच्छा। मुताबिक है ना कि मुल्जिम जो है उसको सजा हर मुमकिन कोशिश करनी है कि ना हो जाए। नहीं नहीं, इस्लामिक लॉ में ऐसा नहीं है। इस्लामिक लॉ में एक हदीस है कि हजार जो है वो मुजरिमों को सजा हो जाए, मतलब हजार जो मुजरिम है वो बरी हो जाएं, और एक मासूम जो है उसको सजा हो जाए। इससे बेहतर है कि वो हजार भले मुजरिम जो है वो आजाद हो जाए, ना कि एक मासूम लेकिन को वो सजा सजा। जिना की इस गवाही इस में तो ये है कि चार बंदे बिल्कुल जो देख लें फिर बंदा वो एक्यूज होगा, तो इसमें तो बहुत एहतियात है। हाँ एहतियात है, बिल्कुल एहतियात है। ये क्रिमिनल लॉ इसी बात पर है कि ज्यादा से ज्यादा एहतियात बरतो, क्योंकि क्रिमिनल लॉ में एट द एंड कॉन्सिक्वेंस तो सजा है। उस सजा में तो मतलब बंदे बंदे की जिंदगी तबाह हो जाएगी। तो इस वजह से जो है ना वो मेनली जो है अक्यूज को जो है प्रोटेक्शन दी जाती है अंडर क्रिमिनल लॉ। तो रिट्रैक्टेड कन्फेशन पर हम थे। ये राइट है उस अक्यूज पर्सन का कि वो रिट्रैक्ट कर सकता है। ठीक है। तो द मेन थिंग इज दिस। नेक्स्ट इज कन्फेशन बाय को अक्यूज, जो कि हम एक्सकल्पेटरी में भी डिस्कस कर रहे थे। को अक्यूज भी जो है ना वो कन्फेशन कर सकता है। ठीक है। को अक्यूज जब कन्फेशन कर रहा है कि सर मैं जो है वो शरीक था इस जुर्म में, और ये दूसरा बंदा पर्सन ए जो है ना ये भी शरीक है, हालांकि वो पर्सन ए तो कन्फेस नहीं कर रहा है, ये दूसरा बंदा जो कि को अक्यूज है ये बंदा कन्फेस कर रहा है कि ये बंदा मेरे साथ था। तो को अक्यूज जो है वो जब खुद अपने खिलाफ कन्फेशन कर रहा है, तो ये तो सब्सटेंशियल पीस ऑफ एविडेंस है। ठीक है, इस पर तो इसको सजा होगी। लेकिन ये उस दूसरे बंदे के लिए सब्सटेंशियल पीस नहीं है। दूसरे बंदे के लिए, दूसरे अक्यूज पर्सन के लिए ये कोरोबोरेटिव पीस ऑफ एविडेंस है कि यहाँ पर अब कुछ और जो है वो ठोस शवाहिद की जरूरत पड़ेगी उस दूसरे बंदे को सजा देने के लिए। लेकिन ये जो स्टेटमेंट इस को अक्यूज की, ये एज अ पीस ऑफ एविडेंस यूज हो सकती है। When multiple people are being tried together for the same crime,
If one of them confesses and implicates themselves and others, the court can use that confession as evidence against both the person who made it and the others involved. जो मैंने आपको जो है ना वो ऊपर एक टर्म बताया था वॉलंटरी, कि 164 में जब कन्फेशन हो रही है तो मजिस्ट्रेट देखेगा कि ये वॉलंटरी है या नहीं है। तो उस टर्म वॉलंटरी का मतलब क्या है? ये जो वॉलंटरी है बड़ा वाइड टर्म है। इसका मतलब क्या है? तो दीज आर दी थिंग्स कि भाई इफ अक्यूज इज नॉट वार्नड, मजिस्ट्रेट की ये ड्यूटी है कि वो अक्यूज को वार्न करे कि भाई तुम अगर कन्फेशन करोगे तो उसकी जो है ना वो उस, उसकी कॉन्सिक्वेंस एट द एंड ये होगा कि आपको सजा हो जाएगी, आप कन्विक्ट हो जाओगे। तो ये वार्न करना बहुत जरूरी है। तो ये वार्निंग भी जो है वो दिस ऑल्सो फॉल्स इन द कैटेगरी ऑफ टर्म वॉलंटरी। अब ये थ्रू केस लॉ ये मामला थे कि भाई जब एक कन्फेशन को रिकॉर्ड किया जा रहा है तो जज साहब को जो है ना कौन से क्वेश्चंस पूछने चाहिए फ्रॉम दैट अक्यूज पर्सन। तो ये क्वेश्चन है वो कि हाउ लॉन्ग हैव यू बीन विद द पुलिस, कितनी देर तक जो है ना, हालांकि पुलिस के पास पुलिस की जो ये ड्यूटी है कि विद इन 24 आवर्स वो जो है ना मजिस्ट्रेट के सामने अपीयर कराएं उस बंदे को। तो अगर ये यहाँ पर जो मजिस्ट्रेट जब कन्फेशन को रिकॉर्ड कर रहा है तो वो अक्यूज से ये पूछ सकता है कि तुम कितनी देर तक पुलिस के साथ थे। ऐसा तो नहीं था कि तुम 24 आवर्स से ज्यादा उसके साथ थे, पुलिस के पास, पुलिस की कस्टडी में थे। तो इस तरह के क्वेश्चन पूछना जरूरी है। हैज एनी प्रेशर बीन ब्रॉट टू bear upon you to make a confession, कोई प्रेशर वगैरह? have you been threatened to make, has any inducement been given to you? तो इस तरह के मामला होंगे। why are you making this confession, क्या जरूरत पड़ गई कि तुम जो है वो ये कन्फेशन कर रहे हो, इस कन्फेशन से तुम्हें सजा हो जाएगी। तो दीज आर सम केसेस, केस लॉस। इस केस लॉस को हम कुछ देखते हैं, उसके बाद एट द एंड जो है वो हमारे पास कुछ एमसीक्यूज हैं इसी लेक्चर से, तो उस एमसीक्यूज को हम सॉल्व करेंगे। ये केस लॉ सर है। एक क्वेश्चन है। जी सर हुक्म। सर ये 2 और 3 सिमिलर नहीं है कि प्रेशर भी डाल रहे हैं आप या थ्रेटन कर रहे हैं? तो जी सर। थ्रेटन भी तो एक किस्म का प्रेशर ही होता है ना? जी जी। हाँ ये सेम ही है। तो ये सिमिलर नहीं है 2 और 3? नहीं ये सेम ही है, बिल्कुल सेम है। मैंने जो ये लिख दिया है, लेकिन दे बोथ आर सेम। अच्छा दे सेम है। एक तो प्रेशर आपका क्या मतलब है? इकोनॉमिक प्रेशर हो सकता है? जी। इकोनॉमिक प्रेशर हो सकता है ये इकोनॉमिक, हाँ इकोनॉमिक मतलब प्रेशर कि के। पैसे वैसे का वो किया जाए, हाँ प्रेशर। लालच वगैरह? हाँ। वो इंड्यूसमेंट में आ जाएगी, लालच वगैरह ये होगी। प्रेशर इस तरह का हो जाएगा कि देखो अगर तुम कन्फेशन नहीं करोगे हम तुम्हारे बेटे को मार डालेंगे। तो ये एक बड़ी जो है ना धमकी है जिससे वो बंदा घबरा जाता है। तो सर ये तो 3 में भी है ना सर, हैव यू बीन थ्रेटन्ड? सर मैं बोल मतलब रहा हूँ ये दोनों सेम चीजें, मुझसे मिस्टेक हुई है कि मैंने अलग चीजें लिख दी है, दे बोथ आर सेम। ओके ओके सर, आई गॉट इट, थैंक यू। गाइडलाइंस हैं इस केस लॉ पर। ये पीएलडी 1958 लाहौर। हैंडकफ शुड बी रिमूव्ड, ठीक है। जब कन्फेशन हो रही है तो उस वक्त क्या करना चाहिए कि अगर वो बंदा हैंडकफ वगैरह में है तो उसको हैंडकफ को रिमूव करना चाहिए। पुलिस को जो है वो बाहर निकाला जाएगा रूम से, ताकि जो है ना ये बंदा फ्री होकर ये कन्फेशन के मामलात को देखे। एंड एक्सप्लेन दैट ही इज नॉट बाउंड टू मेक अ कन्फेशन। इफ ही मेक्स इट, इट विल बी यूज्ड अगेंस्ट हिम। वेदर ही मेक्स अ कन्फेशन और नॉट, ही विल नॉट बी सेंट बैक टू पुलिस कस्टडी। उसको जो है ना ये भी जो है ना वो कहना चाहिए कि तुम घबराओ मत, अगर तुम ये कन्फेशन करो या ना भी करो तो हम तुम्हें अब पुलिस के पास तो नहीं भेजेंगे, हम तुम्हें जुडिशियल कस्टडी में भेजेंगे। पुलिस से तुम अब आज़ाद हो चुके हो, तो ये खौफ ना रखो अपने पास। तो ये चीज़ें जो है ना बड़ी इंपॉर्टेंट है किसके लिए? मजिस्ट्रेट के लिए, कि वो इन गाइडलाइंस को फॉलो करे वाइल रिकॉर्डिंग द कन्फेशन। इवन ये भी है कि भाई उस बंदे को, जो अक्यूज पर्सन जो कन्फेशन कर रहा है, उसको वक्त देना चाहिए, सोचने का वक्त देना चाहिए। अगर उसने कन्फेशन की है तो उसके बाद भी उसको वक्त, तो क्या पता वो उसी दिन जो है ना वो रिट्रैक्ट करे उस कन्फेशन से। ठीक है। तो ये केस होता है जब उस बंदे को जो है ना वो टाइम नहीं दिया गया था, और फिर उसने अपील की कोर्ट के अपीलेट कोर्ट में कि मेरी जो 164 में स्टेटमेंट हुई थी उसमें तो मुझे वक्त ही नहीं दिया गया था, मेरी वो कन्फेशन जो है ना वो सही नहीं है, एंड आई वांट टू रिट्रैक्ट। तो अपीलेट कोर्ट ने ये डिक्लेयर किया कि हाँ इसकी जो अपील है, इसको, इसकी जो कन्फेशन थी उसको रिट्रैक्शन का चांस दिया जाए। इसी तरह अगर 24 आवर्स के बाद के सर जी, मामला। सर एक क्वेश्चन है आपको मेरा। जी जी सर पूछें। जी सर, जो जुडिशियल कन्फेशन है, अगर वो रिट्रैक्ट नहीं होता तो उसके बाद कोर्ट कौन से एलिमेंट्स को देखती है
क्योंकि डायरेक्ट आपने बताया कन्विक्शन नहीं होती, इवन कन्फेशन अगर जुडिशियल भी हो और इनवॉलंटरी भी हो, सॉरी वॉलंटरी भी हो, तो इसमें फिर उसके बाद क्या क्या मरहले होते हैं एक कन्फेशन के आ जाने के बाद? कन्विक्शन फिर कैसे दी जाती है? शायद आपने लेट ज्वाइन किया है। मैंने जो ना स्टार्टिंग में एक क्वेश्चन पूछा था कि जब 164 की स्टेटमेंट जो रिकॉर्ड होती है कि एक बंदे ने कन्फेशन कर लिया, उसके बाद मैंने कहा कि स्टेजेस क्या होते हैं। तो बहुत सारे बच्चों ने आंसर भी किया उसका। तो इसका स्टेज ये होगा, देखिए दो मेन स्टेटमेंट्स होती हैं, एक 161 की जो कि पुलिस के सामने हो रही है, दूसरी 164 की जो कि कन्फेशन है जो कि मैजिस्ट्रेट के सामने हो रही है। ये जब चीज़ें हो गई उसके बाद जो है मामला ये होते हैं कि चालान वगैरह कोर्ट में पेश होगा, और उसके बाद जो क्रिमिनल ट्रायल का जो स्टेज है, प्रोसीजर है, वो प्रोसीजर चलेगा। उसको 164 की उस स्टेटमेंट पर सजा नहीं दी जाएगी। वो 164 की जो है ना वो स्टेटमेंट एज एन एविडेंस यूज होगी ड्यूरिंग एविडेंस जब होंगे एग्जामिनेशन, चीफ क्रॉस री एग्जामिनेशन, इन सब के दौरान उस स्टेटमेंट को लाया जाएगा, और उस स्टेटमेंट की एक कोरोबोरेटिव एविडेंस होगी। ये सब्सटेंशियल तो नहीं है, ऐसी बात है, कोरोबोरेटिव एविडेंस के तौर उसको लाया जाएगा। और उसके अलावा जब अगर कोई और भी बहुत सारे स्ट्रॉन्ग जो है ना वो अ, सबूत हैं, एविडेंसेस हैं, तो उस पर सजा दी जाएगी। यानी कहने का मतलब 164 के बाद भी जो कॉमन ऑर्डिनरी वे ऑफ ट्रायल है उसको चलाया जाएगा आगे। ठीक है। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया। मेरा इंटरनेट तब खराब था तो मुझे तब नहीं पता। बहुत शुक्रिया। नहीं नहीं नहीं, कोई मतलब नहीं। ठीक है, अब एक और केस लॉ है इस पर भी। ये कंबाइंड केस लॉ यहाँ पर मैंने लिखे हुए हैं। कन्फेशन रिकॉर्डेड ऑन द थर्ड डे ऑफ द अरेस्ट ऑफ द अक्यूज। ठीक है, ये भी एक एलिमेंट है कि भाई विद इन 24 आवर्स एक बंदे को मजिस्ट्रेट के सामने अपियर करना है, पुलिस की ये ड्यूटी है। अगर वो उस वक्त विद इन टाइम अपियर नहीं करते, तो वो जब अगर लेट जब वो बंदा अक्यूज आ रहा है मजिस्ट्रेट के सामने और फिर कन्फेशन कर रहा है, तो ये भी एक एलिमेंट है। मजिस्ट्रेट को देखना चाहिए कि इतनी देर के बाद क्यों पुलिस जो है ना वो शायद उसको थ्रेट कर रही हो, या उसको कोई इस तरह के मामलात हों, और लेट लाए हैं इनको और उसके बाद ये कन्फेशन कर रहा है, तो बड़े ज़्यादा चांसेस हैं कि इसको जो है ना वो थ्रेट किया गया है, और उसकी वजह से ये बंदा जो है वो कन्फेशन कर रहा है। तो मेन चीज़ अब क्या थी कि वॉलंटरी वो चीज़ होनी चाहिए, टाइम विद इन टाइम जो है वो बंदा आए और उसके बाद उसकी कन्फेशन हो, उसकी जो बंदे की फ्री कंसेंट जो है वो होना चाहिए। और उसके अलावा एक और भी ये बड़ा पुराना केस है जिसमें जो है ना वो कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब जो वकील थे, उसमें भी कन्फेशन का बड़ा मशहूर केस है। वो अलग बात है, मशहूर केस है ये, गाजी इल्मुद्दीन शहीद वर्सेस द स्टेट। इसको थोड़ा पढ़ लेते हैं हम। There is an important case before the partition of Pakistan that is cited as Ghulam Ghazi Ilmuddin Shaheed versus the state. This case was registered against Ilmuddin, that was accused of the murder of Rajpal. ये publisher था एक at that time. Rajpal published a book in which he defamed Holy Prophet peace be upon him को उन्होंने डिफेम किया था, नौजुबिल्ला, अपने एक पब्लिश्ड बुक के अंदर। इस पर जो है ना वो ये केस फाइल किया गाजी इल्मुद्दीन ने। ड्यू टू दिस ब्लेसफेमस एक्ट इल्मुद्दीन वाज ट्रिगर्ड एंड ही अटेम्प्टेड टू मर्डर राजपाल। अटेम्प्ट किया उसने, और उसका जो अटेम्प्ट है वो सक्सेसफुल रहा, और राजपाल की डेथ हो जाती है उसके बाद। इल्मुद्दीन वाज अरेस्टेड फॉर द ऑफेंस एंड ही लेटरली कन्फेस्ड टू हिज क्राइम। उसको उसने कन्फेस किया इल्मुद्दीन ने कि हाँ, इस राजपाल की जो है ना वो इसका मर्डर मैंने कमिट किया है। दिस कन्फेशन लीड्स टू कैपिटल पनिशमेंट। एन अपील वाज मेड अगेंस्ट द इम्प्यून्ड जजमेंट। इम्प्यून्ड जजमेंट यानी वो जो पिछला फैसला था जिसमें उसको सजा हो गई, इस फैसले के खिलाफ उसने जो है ना वो अपील की बाय द मोस्ट फेमस। अब लॉयर कौन था इनका? फेमस लॉयर मोहम्मद अली जिन्ना साहब। The appeal was not succeeded. Appeal successful नहीं रही, and Ilmuddin was hanged till death. This is a historical famous case in the time of British colonial era in the subcontinent before the partition of India and Pakistan. ये बस केस मेरे वैसे एक इम्पोर्टेंट था, इस वजह से मैंने आपको बताया कि इस तरह के केसेस भी तारीख में, हिस्ट्री में जो है वो गुजरे हैं। तो देयर आर सम एमसीक्यूज, उसको अब हम शुरू करते हैं। मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछूंगा, उसके जो है ना आंसर आप करिएगा। ये क्वेश्चन नंबर 1 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट एडमिशन इन क्रिमिनल केसेस। जो हमने पढ़ा है उनसे ये चीज़ें हैं कि अगर हो सके तो इनके आंसर करें। भले आप चैट में, मैसेज में भी अगर आंसर करना चाहें तो कर सकते हैं। देर आर 10 क्वेश्चंस, तो जल्द से जल्द जो है इनके आंसर करिएगा।
ठीक है, मोस्टली आंसर पहले वाले में सी तो नहीं है? सी है, बिल्कुल ठीक है, वो मोस्टली आंसर सी है। और सी होगा कि एडमिशन जो है ना, उसके बाद डायरेक्टली किसी बंदे को सजा नहीं होती। वो एविडेंस तो है, लेकिन ये सपोर्टिंग एविडेंस है, जो कि हमने पढ़ा था ऊपर। जी। क्वेश्चन नंबर 2 है उसके बाद। हु कैन मेक एन एडमिशन इन अ क्रिमिनल ट्रायल? सर ए तो नहीं है इसमें? ए। नहीं, इसके चैट में आंसर है सी। ठीक है, इसका आंसर जो है सी है, कि एडमिशन जो है वो अक्यूज भी कर सकता है और विटनेसेस भी कर सकते हैं, लेकिन कन्फेशन सिर्फ अक्यूज करेगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट इज द की डिफरेंस बिटवीन एन एडमिशन एंड अ कन्फेशन? क्या फर्क है इन दोनों में? ठीक है, इसका आंसर भी सी है, कि एडमिशंस जो है वो विटनेसेस करते हैं, कर सकते हैं, लेकिन कन्फेशन हमेशा अक्यूज करेगा। नेक्स्ट इज अंडर सेक्शन 243 ऑफ सीआरपीसी, व्हाट मस्ट बी डन इफ एन अक्यूज्ड admits their guilt? सर बी तो नहीं है? इसका आंसर कुछ किसी ने नहीं दिया शायद, ये थोड़ा इसका जो आंसर है वो है बी। ठीक है, द एडमिशन मस्ट बी रिकॉर्डेड इन द एग्जैक्ट वर्ड्स ऑफ द अक्यूज। ठीक है, अक्यूज का जो भी वर्ड्स हैं, उन एग्जैक्ट वर्ड्स में उसको जो है रिकॉर्ड करना चाहिए, और उसको डायरेक्टली कन्विक्शन नहीं होगी, जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किया। तो ऑप्शन नंबर ए तो है नहीं, बी होगा इसमें। ठीक है, नेक्स्ट इज व्हाट इज द प्राइमरी रोल ऑफ एडमिशंस मेड बाय विटनेसेस इन क्रिमिनल ट्रायल? ये वाला क्वेश्चन। सर बी लग रहा है। एडमिशन का जो प्राइमरी रोल है, जो कि हमारा एक्चुअल में टॉपिक है, कि रोल क्रिमिनल ट्रायल में क्या होता है एडमिशन का और कन्फेशन का, तो रोल ऑफ एडमिशन जो है टू कोरोबोरेट द प्रोसिक्यूशंस और डिफेंस वर्जन ऑफ इवेंट्स, जो कि ऑप्शन नंबर बी है, कि ये हेल्प करता है प्रोसिक्यूशन की या डिफेंस की वर्जन को। ठीक है ना, इससे कोई गिल्ट वगैरह प्रूव नहीं होता, उसके लिए तो बहुत सारे और एविडेंस की जरूरत हो जाएगी। इससे कोई बंदा कन्विक्ट भी नहीं होगा, और इससे एडमिशन से बियॉन्ड रीजनेबल डाउट भी कोई जो है ना वो केस प्रूव नहीं होता है, वो कन्फेशन से होता है। ठीक है, तो एडमिशन से जो है वो क्या होगा, कि प्रोसिक्यूशन या डिफेंस के वर्जन को एक सपोर्ट मिल जाएगी, एक कोरोबोरेशन मिल जाएगी। नेक्स्ट इज विच टाइप ऑफ एडमिशन इन्वॉल्व्स पार्शियल एक्सेप्टेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी विदाउट फुली एक्सेप्टिंग गिल्ट? फुली एक्सेप्ट नहीं कर रहा, पार्शियल, बस मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बाकी दूसरे बंदे की है। ये किस किस्म की एडमिशन है? एक्सकल्पेटरी है सर। एग्जैक्टली, ये जो है वो एक्सकल्पेटरी कन्फेशन है, कि मैं जो है ना वो इन्वॉल्व तो हूँ, लेकिन ये जो दूसरा बंदा है, जो मेन काम इसका था, सब्सटेंशियल जो रोल था, वो इस बंदे का था। व्हाट इज द मेन कंडीशन? द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द मेन कंडीशन फॉर कन्विक्टिंग एन अक्यूज्ड बेस्ड ऑन देयर कन्फेशन अंडर सेक्शन 164 ऑफ सीआरपीसी? कंडीशन मेन क्या है इसमें? एग्जैक्टली, इसकी जो कंडीशन मेन है वो ऑप्शन नंबर बी है,
कि कन्फेशन 164 में हमेशा मैजिस्ट्रेट के सामने होती है और वो वॉलंटरी होना ज़रूरी है, जिस पर हमने केस लॉज भी देखे वॉलंटरी में, कि वॉलंटरी में क्या होगा कि मैजिस्ट्रेट एटलीस्ट ना कहूँ कि वॉलंटरीली कि वो देखे कि वो बंदा वॉलंटरी वो मामला को यानी कन्फेस कर रहा है, और उसके साथ वो वार्न करे मैजिस्ट्रेट उसको कि अगर तुम कन्फेशन करोगे तो आपको सजा हो सकती है, आप कन्विक्ट हो जाओगे। अंडर व्हाट सर्कमस्टेंसेस कैन अ कन्फेशन मेड बाय द अक्यूज्ड बी रूल्ड इनवैलिड? कन्फेशन कब इनवैलिड डिक्लेयर की जाएगी? ठीक लग रहा है। हाँ, इसका आंसर है बी, इफ मेड अंडर ड्यूरेस और एन इलीगल कस्टडी, के अगर कोई बंदे पर जो है ना वो ड्यूरेस है यानी थ्रेट है, और फिर अगर वो कन्फेशन कर रहा है तो वो इनवैलिड कन्फेशन ने उसकी कोई वैल्यू नहीं है। Which of the following is not an essential requirement for a valid confession under section 164 CRPC? कि कौन सी इनमें से जो है ना वो एसेंशियल कंडीशन नहीं है जब कोई कन्फेशन रिकॉर्ड हो रही है डी सेक्शन है 16? सर। हाँ सर डी डी है, लग रही है। ठीक है ठीक है, एग्जैक्टली इसमें जो है अच्छा अगेन सर, ये आंसर बताइए कि जी ये जी। जो पुलिस को निकाल देते हैं बाहर कन्फेशन के वक्त, तो लॉयर का होना जरूरी होता है या वो भी बाहर जाता है? नहीं नहीं, वो उसके अंदर कन्फेशन में ऐसा होता है कि भाई कन्फेशन होती है कोर्ट के अंदर, तो वहां पर जो है ना वकील तो होंगे, ऐसी बात है, तो वकील वहां पर खड़ा होता है। अच्छा। ठीक है, तो इट मस्ट बी ओके मेड सर। इन द, ठीक है, तो इसमें जो है ना वो पुलिस ऑफिसर्स का होना ज़रूरी नहीं है। ठीक है, तो इसके इन पुलिस ऑफिसर्स के बगैर जो है वो, इनके अलावा जो है वो कन्फेशन को रिकॉर्ड किया जाता है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। ओके सर, थैंक यू। उम्मीद करता हूँ कि आपको जो है ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। रोल ऑफ कन्फेशन एंड एडमिशन इन क्रिमिनल ट्रायल। अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हो, वरना जो है हम इस क्लास को एंड करते हैं। सर पुलिस को क्यों निकाला जाता है कन्फेशन के टाइम? ये डियर ऐसा है कि कोई जो है ना वो ये कानून में लिखा नहीं हुआ है कि भाई पुलिस को जो है ना वो निकालना है या नहीं निकालना है, लेकिन थ्रू केस लॉस है ये कि पुलिस को जो है ना वो निकालना होगा। अब क्यों ये है? क्योंकि देखें, पुलिस जो है ना वो इलाके की होती है। अगर कोई अक्यूज्ड पर्सन जो है वो कन्फेशन कर रहा है तो इट इज़ ऑफ नेक्स्ट लेवल में कहूँ, ये जो है ना वो एक बड़ा संगीन मसला है कि एक बंदा क्यों कन्फेशन कर रहा है, उसको कब पता नहीं है कि वो बंदा कन्फेशन कर रहा है तो उसका मतलब क्या होगा, उसको सजा होगी। तो जज साहब के दिमाग में यही होता है कि ये बंदा जब कन्फेस कर रहा है इसका मतलब है, अभी अभी तो ये पुलिस की कस्टडी से हमारे पास आया है और आके ये कन्फेस कर रहा है, इसका मतलब है कि ज़्यादा चांसेस हैं कि पुलिस ने इस पर थ्रेट किया है, इसको जो है ना कोई तंग किया गया है या कोई इसके साथ मसला है। तो पुलिस अगर सामने खड़ी होकर, एसपी या डीएसपी या कोई एसएचओ सामने खड़ा होकर आंखें मिलाकर उस अक्यूज बंदे को देख रहा हो, और ये बंदा अब जो है ना कन्फेशन कर रहा है उसके सामने, तो आप सिचुएशन समझ रहे होंगे कि क्या सिचुएशन होगी। तो इस वजह से भाई ये बंदा डरे ना, इसको जो रिलैक्स माहौल दिया जाए, कंफर्टेबल माहौल दिया जाए, इस वजह से पुलिस को जो है वो बाहर निकाला जाता है कि आप बाहर जाएं और आपके बगैर ये बंदा यहाँ पर कन्फेस करे। ठीक है सर, सर बहुत ये पुलिस को कितना मारने की इजाजत है मुलजिम को? सर पुलिस को मारने की इजाजत नहीं है। ये रिमांड जो होता है उसमें क्या फिर होता है, पुलिस क्या करती है? उसको जो है वो मारने की इजाजत नहीं है। कोशिश करे कि देखें, वो चीज नहीं हो सकती जो कि लॉ में लिखा नहीं हुआ है। तो लॉ में कहीं नहीं लिखा हुआ है कि पुलिस जो है वो मारे पीटे उसको, तो जो चीज वो नहीं कानून में नहीं है तो वो नहीं कर सकती। अगर वो मारती है तो वो इलीगल है। लेकिन पुलिस की जो है ना एक बड़ी चालाकी ये होती है कि वो एक मुलजिम को, अक्यूज पर्सन को इस तरह मारते हैं कि उसका कोई निशान उसके जिस्म पर नहीं रहता है। ठीक है, बस टच किया, ऐसे जूते वगैरह मारे और उसका निशान ना होना, कोई हर्ट वगैरह, जो इंजरी जिसे हम कहते हैं वूंड, वो वूंड का ना होना। अगर इंजरी वूंड हो जाए तो फिर सेक्शन 337A B C D, ये जो हर्ट के प्रोविजन है वो लग जाए, सजा जरा ये वो लग जाए। तो ये इस तरह मारते ही नहीं है कि कोर्ट के सामने हम इस चीज़ को प्रूव कर सके। तो अगर ये मारें तो प्रूव कर सकते हैं और पुलिस को भी जो है सजा हो सकती है। तो मेन चीज़ कहने का मतलब ये कि पुलिस के पास ये नहीं है कि वो उस अक्यूज पर्सन को मारे, उसको मारने के बगैर जो है वो उससे जो है ना वो उगलवाए। थैंक यू सर। सर ये तो आपने बताया माशाल्लाह, वेरी एक्सीलेंट, एवरीथिंग वेरी क्लियर। ये तो आपने थ्योरी बताई है, तो प्रैक्टिस
प्रैक्टिकल उसमें क्या होता है? कुछ और भी चीजें होती हैं इन्वॉल्व हाँ, रियल लाइफ में? प्रैक्टिकली जो आप एक चैट खोलें, चैट में लिखा हुआ है सर जो टैक्टिक्स होते हैं जैसे खाना खिलाकर पानी न देना, ये प्रैक्टिकली ये होता है जेल कस्टडीज के अच्छा। अंदर, पुलिस के अंदर। आप चैट में देखें, ये बात वाकई में सही है, एक्चुअल में यही होता है। इस पर जब पुलिस पर अगर कोई टॉपिक मिला तो इंशाल्लाह उस पर हम डिस्कस करेंगे कि पुलिस जो है ना वो किस तरह जो है ना वो ट्रीट करती है अक्यूज पर्सन को। इसी वजह से कन्फेशन के दौरान पुलिस को जो है वो बाहर निकाला जाता है कि आप यहाँ पर खड़े ना हो, ठीक है। और इसी वजह से जब भी कोर्ट के अंदर केसेस चलते हैं तो इन पुलिस ऑफिसर्स के साथ जो जजेस होते हैं वो बिहेव सही तरीके से नहीं करते हैं, क्योंकि पता है ये पुलिस वाले क्या हरकत करते हैं, किस तरह जो है वो धमकाते हैं कंप्लेनेंट पार्टीज को, किस तरह ये अक्यूज को अंदर जो है तंग करते हैं, किस तरह इन्वेस्टिगेशन के दौरान जो है ये नाखूनों को, नेल्स जो होते हैं इनको हिट किया जाता है, ठीक है। तो दीज आर दी थिंग्स जो कि अगर कोई टॉपिक मिला तो इंशाल्लाह इसमें हम डिस्कस करेंगे कि पुलिस की पावर्स क्या हैं, ड्यूटीज क्या हैं, और ये ड्यूटीज से हटकर अपने जो है ना वो कामों को किस तरह सर अंजाम देते हैं। सर ये जो आप क्रिमिनल लॉयर हैं, जी सर, क्रिमिनल लॉयर। तो ये आप लोगों को धमकियां मिलती हैं मतलब मुखालिफ पार्टी से जान से मारने की, अगर ऐसा किया वैसा किया? ये यार हम कभी डिस्कस करेंगे। बाकी ये है कि मैंने आज तक कोई मर्डर ट्रायल नहीं चलाया, इस वजह से कोई धमकी नहीं मिलती। अगर मर्डर ट्रायल चलाया तो उस दिन अच्छा हो जी। सकता है। तो तो यहाँ पर लोग अब यही हम कहते हैं कि क्रिमिनल लॉयर मत बनो। नहीं 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 सर, तो यहाँ पर हम टॉपिक को एंड कर रहे हैं। जी फ्रेंड्स, थैंक यू, खुदा हाफिज़, अस्सलाम ओके वालेकुम, सर, थैंक यू वेरी मच। मे गॉड ब्लेस यू।